हाँ भैया, अपना आज का टॉपिक है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल चेन रिएक्शन। नियंत्रित, भाई आप श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ रहे थे, उसमें श्रृंखला अभिक्रिया को दो प्रकार से देखा था और पहला आपका कौन सा था? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को आपने क्या बोला था? कंट्रोल चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन है ना। और दूसरी अनकंट्रोल थी, अनियंत्रित, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, देखो मैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को डिफाइन करने जा रहा हूं, अटेंशन लगाइएगा। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया, भाई नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है, वो श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग है। भाई श्रृंखला अभिक्रिया को आपने कितने भागों में डिवाइड किया है? दो भागों में डिवाइड किया है ना, नियंत्रित और अनियंत्रित। हम किसकी बात कर रहे हैं? नियंत्रित की बात कर रहे हैं। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का ही कोई पार्ट है ना। तो मैं देखो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को डिफाइन करूंगा। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसकी प्रत्येक पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसकी प्रत्येक पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव नियत रहे। ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसकी प्रत्येक पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव क्या रहे? नियत रहे। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहलाती है। कोई समस्या? ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसकी प्रत्येक पीढ़ी में भाग लेने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव नियत रहे। आप सोचो, प्रथम पीढ़ी में 1 था, फिर 3 थे, फिर 9, हमेशा ही 9 न्यूट्रॉन अगर अभिक्रिया में भाग रहे तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। इस स्थान पर श्रृंखला अभिक्रिया का यहां से यहां तक वेग बढ़ा था, वेग में क्या हुई? वृद्धि हुई, लेकिन यहां वेग क्या हो गया? नियत हो गया। हुआ या नहीं हुआ? या दूसरे प्रकार से मैं और बोल सकता हूं, ऐसी श्रृंखला अभिक्रिया जिसके अंतर्गत प्रत्येक पीढ़ी में यूरेनियम के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव नियत रहे। यूरेनियम के द्वारा अवशोषित किए जाने वाले न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव नियत रहे तो क्या कहलाएगी? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। क्योंकि यूरेनियम जब नियत मात्रा में न्यूट्रॉनों का अवशोषण करेगा तो नियत मात्रा में ही यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन होगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया होगी। वो कैसी अभिक्रिया होगी? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी। कैसी होगी? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगी। एक्चुअली नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है ना, वो नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी में, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी के अंदर संपन्न होती है। यह अभिक्रिया कहां संपन्न होगी? नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु भट्टी में। बेटा नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है ना, इसमें एक नियत मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। जब नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में एक नियत मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो अपन उस ऊर्जा का यूटिलाइज कर सकते हैं, उस ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। एक्चुअली उस ऊर्जा का अपन उपयोग करते हैं जो अधिकांशतः उपयोग अपन विद्युत उत्पादन में करते हैं। किसमें करते हैं? विद्युत उत्पादन में करते हैं। इसके अलावा अपन और भी यूज कर सकते हैं कल कारखानों में, मान लो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने में जहां ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है वहां यूज कर सकते हैं। किसका? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का अपन वैज्ञानिक यूज करते हैं, कृषि विज्ञान में यूज किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का यूज नए
किसी तत्व के नए समस्थानिक उत्पन्न करने में किया जाता है, किसी तत्व के नए समस्थानिक उत्पन्न करने में किया जाता है। पता है आपको, मैं एक दिन नाभिकीय विखंडन पढ़ा रहा था, तो उस दिन मैंने एक दिन बताया था कि यूरेनियम का नाभिक किस में टूट गया, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि यूरेनियम का नाभिक है वो बेरियम क्रिप्टॉन में टूटे, स्ट्रोंशियम या जीनोन में भी टूट सकता है। कभी मैं बोल देता था कि मान लो ये जैसे द्रव्यमान संख्या किस में चेंज हो गया, कभी 141 में हो गया या 142 में हो गया या 144 में हुआ। मान लो एक ही नाभिक की ये द्रव्यमान संख्या है, तो ये क्या है, उसके समस्थानिक है। भाई आपने समस्थानिकों में देखा था, तो ऐसे देखा था 11 सोडियम 22 आ गया, 11 सोडियम 23 आ गया, 11 सोडियम 24 आ गया, तो ये सोडियम के समस्थानिक हो गए। भाई इनके एटॉमिक नंबर इक्वल है एंड मॉलिक्यूलर वेट, द्रव्यमान संख्या है वो क्या है, डिफरेंट है। उस वाली कंडीशन में आपके पास में जो नाभिक होंगे, परमाणु होंगे, कैसे होंगे, समस्थानिक होंगे या नहीं होंगे। ठीक, चलो, लेकिन बात आ रही है कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कहाँ होती है आपके पास में, परमाणु भट्टी के अंदर संपन्न होती है। कहाँ होती है बेटा, परमाणु भट्टी के अंदर संपन्न होती है। अब बात करेंगे परमाणु भट्टी क्या है, कैसे कार्य करती है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूं बेटा परमाणु भट्टी की बनावट की बात करूंगा। परमाणु भट्टी की बनावट देखो, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन स्रोत होता है परमाणु भट्टी में। परमाणु भट्टी में सबसे अंदर क्या होता है बेटा, न्यूट्रॉन स्रोत होता है। चलो देखते हैं। न्यूट्रॉन स्रोत आपके पास में यहां रखा हुआ है, न्यूट्रॉन स्रोत। ठीक, इस न्यूट्रॉन स्रोत के चारों ओर, इस न्यूट्रॉन स्रोत के चारों ओर ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई होती है। किसकी छड़ लगी है बेटा, ग्रेफाइट की छड़। ये छड़ किसकी है, ग्रेफाइट की छड़। ठीक है ना, ये ग्रेफाइट की छड़ लगी हुई है। ठीक, इन ग्रेफाइट की छड़ों के बाहर कंक्रीट की मोटी दीवार लगी हुई होती है। किसकी दीवार है बेटा, कंक्रीट की मोटी दीवार है। यहां कंक्रीट की मोटी दीवार, ये क्या है, कंक्रीट की मोटी, कंक्रीट की मोटी दीवार। इसका मतलब क्या है, सीमेंट, बजरी, गिट्टी, पत्थर, ईंट, उन सब के मसाले की कोई दीवार बनी हुई है। जैसे अपनी ये दीवार होती है, ये कंक्रीट की मोटी दीवार है। ठीक, चलो, यहां आपके पास पाइप लगे हुए हैं। ये पाइप इस प्रकार से जा रहे हैं। इस प्रकार से जा रहे हैं। यहां आपके पास कोई टैंक बना हुआ है। क्या बना हुआ है, टैंक बना हुआ है। इस टैंक के अंदर H2O पानी, CO2 एंड मिक्स गैस है। गैसों का मिश्रण, पानी एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसों का मिश्रण यहाँ भरा हुआ है। ठीक, यहाँ एक टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन, टरबाइन आप सोचो पंखा लगा हुआ है। ये आपकी बनावट होती है। किसकी बनावट है बेटा, ये परमाणु भट्टी की बनावट है। ठीक, देखो एक्चुअली क्या होता है, यहां से ये पूरा पानी गैसों का मिश्रण यूं इस प्रकार जाता है। यह नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया संपन्न हो रही है। उच्च ऊष्मा के कारण इस प्रकार से ये फ्लो ऐसे होता है। इसकी वर्किंग क्या है आगे बात करूंगा। चले यहाँ तक कोई समस्या।
यहाँ तक मैं बनावट की बात कर रहा था, तो ये इसके मुख्य भाग हैं। मुख्य भाग कौन कौन से थे? न्यूट्रॉन स्रोत होता है, ग्रेफाइट की छड़ें होती हैं, हो गई ना, ग्रेफाइट की छड़ों। तो इसके बाद में कौन है? कंक्रीट की मोटी दीवार है। यहाँ आपके पास में कोई टैंक बना हुआ है, ये पाइप है। यहाँ कौन है? टैंक में H2O CO2 मिक्स गैस है। इसके अलावा इस बनावट के अंदर और भी है कुछ, यहाँ कुछ छड़ लगी हुई होती है। यहाँ छड़ लगी हुई होती है। मैं मान लेता हूँ ये वाली छड़ है, तो ये वाली छड़ किसकी है? कैडमियम की छड़ है, कैडमियम की छड़। और इन छड़ों को मैं मान लेता हूँ ये क्या है? यूरेनियम की छड़ है बेटा। ठीक, कैडमियम और यूरेनियम की छड़ें भी इस भट्टी के अंदर घुसी हुई है, कुछ विशिष्ट स्थानों पर, स्पेशल स्थानों पर। ठीक, चले, ये आपके पास में परमाणु भट्टी की बनावट हुई। ये परमाणु भट्टी के कुछ पर्टिकुलर भाग हैं, इन भागों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा किसकी? कि जो आपके पास में ये यूरेनियम की छड़ है, ये क्या बीमारी है? यूरेनियम की छड़ है, वो क्या बीमारी है? एक्चुअली यूरेनियम की छड़ों को अपन बोलते हैं विखंडनीय पदार्थ, विखंडनीय पदार्थ। भाई आपके दिमाग में भी एक स्वाभाविक क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि यूरेनियम की छड़ क्यों डाली है? यूरेनियम की छड़ क्यों डाली? एक्चुअली ये विखंडनीय पदार्थ है। विखंडनीय पदार्थ का मतलब क्या हो गया? जो विखंडनीय पदार्थ है, इस विखंडनीय पदार्थ के रूप में यूरेनियम की छड़ों का उपयोग किया जाता है। जो आपके पास में रेडियो एक्टिव परमाणु या रेडियो एक्टिव नाभिक कौन था? यूरेनियम था। उस यूरेनियम को किसके रूप में? छड़ों के रूप में, छड़ों के रूप में लेते हैं। और छड़ों के रूप में लेकर देखो, आप गौर करके देखो, जैसे ही मैं इन छड़ों को इस भट्टी, ये भट्टी तो ये है, इस भट्टी के अंदर प्रवेश करूंगा, अंदर क्या है? न्यूट्रॉन स्रोत। यहाँ तो बहुत सारे न्यूट्रॉन है, बहुत सारे न्यूट्रॉन है। ये यूरेनियम की छड़ बाहर है। बोलो, ये न्यूट्रॉन ये बाहर यूरेनियम की छड़ों पर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? नाभिकों का विखंडन नहीं हो रहा है, अभिक्रिया संपन्न नहीं हो रही। अब क्या करता हूं? जो मेरे पास में यूरेनियम की छड़ थी, इन यूरेनियम की छड़ों को धीरे धीरे अंदर डालकर, जैसे ही यूरेनियम की छड़ों को अंदर डालूंगा तो न्यूट्रॉन किस पर अटैक करेंगे? यूरेनियम पर अटैक करेंगे। और बोलो, यूरेनियम के नाभिकों का, यूरेनियम के परमाणुओं का विखंडन स्टार्ट होगा या नहीं होगा? होगा। यहाँ यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन होगा। ये यूरेनियम के नाभिकों के विखंडन के पश्चात मान लो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गए। और इसके अलावा यहाँ अतिरिक्त मात्रा में कौन जनरेट हो गए? न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन पुनः अभिक्रिया में भाग लेते हैं, प्रोसेस अल्टरनेट चलता है। चलता है नहीं चलता है? चलता है। इसका मतलब आपके पास में यहाँ जो यूरेनियम की छड़ थी वो क्या था? विखंडनीय पदार्थ था। अभिक्रिया स्टार्ट करते हैं। अभिक्रिया जैसे ही यूरेनियम की छड़ों को अंदर प्रवेश करेंगे, अभिक्रिया संपन्न होगी। भाई आप सोचिएगा, वापस फिर मैं बोल रहा हूं, जो यूरेनियम की छड़ है ना, इन यूरेनियम की छड़ों को स्टील के मोटे पात्रों में रखा जाता है। किस में रखते हैं यूरेनियम की छड़ों को? स्टील के मोटे पात्रों में रखा जाता है। स्टील के मोटे पात्रों में, मोटे ऐसे सोचो बक्सों में रखकर हम बेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट की छड़ों के अंदर रख देते हैं। किसको? यूरेनियम की छड़ों को। भाई क्यों रखा है ऐसा? बेरियम ऑक्साइड या ग्रेफाइट की छड़ों के अंदर उन बक्सों को क्यों रखा? उन बक्सों में कौन रखा हुआ है? विखंडनीय पदार्थ यूरेनियम। भाई इसलिए रखा है कि अगर बाहर से कहीं से न्यूट्रॉन आया, बाहर से कहीं से न्यूट्रॉन आया, तो न्यूट्रॉन पहले किस पर जाके अटैक करेगा? ग्रेफाइट पर या बेरियम ऑक्साइड पर जाके अटैक करेगा। ग्रेफाइट और बेरियम ऑक्साइड के द्वारा न्यूट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है। इसका मतलब उच्च ऊर्जा वाला न्यूट्रॉन कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन में क्या हो गया? चेंज हो गया। अब जब यह न्यूट्रॉन अगर कम ऊर्जा का है और ये न्यूट्रॉन अगर गलती से अंदर प्रवेश कर जाता है, तो प्रवेश करेगा तो अंदर कौन मिलेगा? स्टील का मोटा पात्र, संदूक वगैरह बक्स मिलेंगे।
उन बक्सों में प्रवेश नहीं कर पाएगा, उन बक्सों में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसका मतलब न्यूट्रॉन कहां नहीं पहुंच पाएगा, यूरेनियम की छड़ों पर नहीं पहुंच पाएगा। और न्यूट्रॉन यूरेनियम की छड़ों पर नहीं पहुंच पाएगा तो यूरेनियम का नाविकों का विखंडन नहीं होगा। इसका मतलब वहां किसी भी प्रकार की नई अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। होगी क्या? चले आगे। पहला विखंडनीय पदार्थ के बारे में हमने यूरेनियम की छड़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। इनको कहां यूरेनियम की भट्टी के अंदर प्रवेश कराएंगे, नाभिकीय विखंडन संभव होगा। विखंडन संभव होने के कारण अभिक्रिया की वेग अल्टरनेट बढ़ेगी। इसके अलावा इनको कहां रखा जाता है? स्टील के मोटे पात्रों में रखा जाता है। स्टील के मोटे पात्रों को बेरियम ऑक्साइड या भारी जल D2O या ग्रेफाइट की छड़ों के मध्य रखते हैं। आपके पास एक बीमारी आ गई कि भारी जल, बेरियम ऑक्साइड, D2O क्या बीमारी है? एक्चुअली इनको अपन बोलते हैं मंदक। क्या बोलते हैं? मंदक। मंदक कौन है? मंदक देखो, बेरियम ऑफ BeO2 और कौन है? D2O। बेरियम ऑक्साइड, भारी जल D2O और कौन है? ग्रेफाइट की छड़। इसके अलावा हल्के नाभिक, इस अभिक्रिया में हल्के नाभिक भी मंदक की तरह कार्य करते हैं। कैसे कार्य कर रहे हैं? देखो अटेंशन के साथ, यहां यूरेनियम की छड़ अंदर प्रवेश की, न्यूट्रॉनों ने जाके अटैक किया, ये न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के नाभिक को तोड़ दिया, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट गया। बोलो भारी नाभिक यूरेनियम था, किस में टूटा? हल्के नाभिक बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटा। बेरियम और क्रिप्टॉन इसके अंदर बहुत सारी मात्रा में है। किसके अंदर? इस भट्टी के अंदर। ये भट्टी बेटा ठीक इस प्रकार होती है जैसे हमारे पास शादी पार्टियों में अपन भट्टी लेके आते हैं ना खाना पकाने के लिए, मिट्टी के अंदर भट्टी डाल खोद देते हैं, या वैसे हमारे पास लोहे की भट्टी होती है, उनमें अपन लकड़ियां लगाते हैं। लकड़ियां लगाते हैं तो वो विखंडनीय पदार्थ हो गया। विखंडनीय पदार्थ है वो किसका कार्य कर रहा है? ऊष्मा उत्सर्जन करने के लिए ये हो रहा है ना। और जो भट्टी है वो भट्टी ये है आपके पास। अब ये भट्टी यहाँ तो ग्रेफाइट की छड़ों का ब्लॉक बना हुआ है, वहां हो सकता है सीमेंट की बना दें वहां, या लोहे की बना दें, या मिट्टी की बना दें, कैसे भी बना लेते हैं अपन शादी में, है ना। चलो मैं क्या बात कर रहा था? यूरेनियम की छड़, और जैसे ही न्यूट्रॉन ने अटैक किया बेरियम और क्रिप्टॉन, यूरेनियम हल्के नाभिकों में टूट गया। इसके साथ में बहुत सारी मात्रा में नए न्यूट्रॉन जनरेट हो गए। ये न्यूट्रॉन इन नाभिकों से जाकर टक्कर करते हैं। भाई अंदर बहुत सारे बेरियम क्रिप्टॉन है, जब ये न्यूट्रॉन इन बेरियम क्रिप्टॉनों से जाकर टक्कर करेंगे तो अपनी ऊर्जा को किसको दे देंगे? हल्के नाभिकों को दे देंगे। आप सोचो एक रूम के अंदर बहुत सारे छुई-छुरा लड़के बच्चे, उनके अंदर एक कुत्ता आ गया बावड़ा, इसका मतलब न्यूट्रॉन आ गया। अब न्यूट्रॉन कुत्ता आके बार-बार में कभी किसी से टक्कर करेगा, कभी किसी से टक्कर करेगा, अपनी एनर्जी को क्या कर देगा? खो देगा। जैसे न्यूट्रॉन इन बेरियम क्रिप्टॉनों से टक्कर करेगा, अपनी एनर्जी को क्या कर देगा? खो देगा, अपनी एनर्जी को कम कर देगा। इसका मतलब उच्च गति वाला न्यूट्रॉन मंद गति के न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ बेरियम और क्रिप्टॉन है, ये भी किसकी तरह कार्य कर रहे हैं? मंदक की तरह कार्य कर रहे हैं, है ना। देखो मंदक की तरह हल्के नाभिक काम करते हैं, बेरियम ऑक्साइड, D2O, ग्रेफाइट की छड़ें ये परमाणु भट्टी के अंदर काम करती हैं। किसका काम करती हैं? मंदक। मंदक क्या है? यह उच्च गति वाले न्यूट्रॉन को मंद गति वाले न्यूट्रॉन में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। बोलो कुछ समझ। चले आगे। यहाँ और बीमारी लगी हुई है, ये कैडमियम की छड़ क्या है? तो लिख लो कैडमियम की छड़। एक्चुअली इस अभिक्रिया का वेग कम करना है या ज्यादा करना है, यह किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? कैडमियम की छड़ों के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे करता है आप देखो। सबसे पहले मैंने यूरेनियम की छड़ों को अंदर प्रवेश करा दिया। यूरेनियम बेरियम क्रिप्टॉन में टूटा, स्ट्रोंशियम ज़ीनोन में टूटा, बहुत सारे न्यूट्रॉन जनरेट हुए। वो न्यूट्रॉन पुनः अभिक्रिया में भाग लेंगे। अल्टरनेट अभिक्रिया का वेग बढ़ता जा रहा है, बहुत जोर से बढ़ रहा है। अब क्या अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है तो बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न हो रही होगी, अब यहाँ देखो, अगर मुझे इस अभिक्रिया को कम करना है तो मैं क्या करूंगा? कैडमियम की छड़ों को अंदर प्रवेश करा दूंगा।
जैसे ही कैडमियम की छड़ों को अंदर प्रवेश कराऊंगा तो ये कैडमियम की छड़ न्यूट्रॉनों को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करेंगे, अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। अगर इन न्यूट्रॉनों की छड़ों को अंदर ही डाल दो मैं और ज्यादा अंदर बढ़ाकर अंदर ही रहना दो तो धीरे धीरे ये यूरेनियम की छड़ समस्त न्यूट्रॉनों को अवशोषित कर लेंगे और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अभिक्रिया रुक जाएगी। अगर अभिक्रिया वापस बढ़ानी है तो इनको कैडमियम की छड़ों को वापस बाहर निकालो, न्यूट्रॉन जो उत्पन्न हो रहे हैं न्यूट्रॉन फिर अटैक करेंगे, पुनः अभिक्रिया बढ़ेगी। मतलब अभिक्रिया चालू करनी है, कम करनी है, ज्यादा करनी है, बंद करनी है, वो किस बात के ऊपर डिपेंड है, कैडमियम की छड़। कैडमियम की छड़ रेस का काम करती है, यहाँ पर अभिक्रिया के वेग में कम या वृद्धि करने का कार्य। बोलो कोई समस्या? चले आगे, चलो तीसरा पार्ट ये हो गया है। यहाँ मैं बात कर रहा था कि जब आपके पास यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन होता है तो अपार मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। बेटा ऊर्जा इतनी मुक्त होती है, देखो एक यूरेनियम के नाभिक के विखंडन में लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। एक यूरेनियम के नाभिक के विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मुक्त होती है। बेटा 1 ग्राम यूरेनियम का अगर मैं विखंडन कर दूं तो 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से 1 ग्राम यूरेनियम के विखंडन से 5.128 गुणा 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जनरेट होती है। बेटा 1 ग्राम यूरेनियम से इतनी ऊर्जा मुक्त हो रही है जितनी ऊर्जा हम कई रेलगाड़ी भरकर कोयला भेज दें, कई रेलगाड़ी भरकर कोयला मंगाए और कोयला को जला दें, जब जो ऊष्मा उत्पन्न होगी ना वह ऊष्मा मात्र 1 ग्राम यूरेनियम से जनरेट हो जाती है। तो ये बहुत सारी ऊष्मा है, ठीक है ना। एक तो ये है कि आप ऐसा करो, रेलगाड़ी की रेलगाड़ी खिला दो, फिर वो जो कोयला होगा उस कोयला को जलाओ और जलाने पर जो ऊष्मा जनरेट होगी वो 1 ग्राम यूरेनियम से ऊष्मा जनरेट हो जाएगी। बेटा कोयला में भी बहुत सारी ऊष्मा होती है, आपको पता है। जो लोहार होता है वो एक इतने से कोयला लेकर किसी भी लोहे के पदार्थ को गला देता है। अपन फुटवाने जाते हैं वो लाल लाल हो जाता है, वहां अच्छा लगाते हैं, वो ऐसी दराब वगैरह कुछ सामान बनवाने जाते हैं लोहार के पास, वो थोड़े से कोयला से काम कर लेता है, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है कि लोहे को गला देता है। तो बेटा हम रेलगाड़ी भरकर कोयला जलाएंगे तो कितनी ऊष्मा जनरेट होगी, वो ऊष्मा महज 1 ग्राम यूरेनियम प्रोवाइड करा देता है, ठीक है ना। चले आगे, चलो कैडमियम हो गया। फिर बात आ रही है कि गुरुजी आपने यहाँ ये टैंक क्यों बनाया है। एक ये आपने कंक्रीट की मोटी दीवार क्यों बनाई है। बेटा यहाँ देखिएगा कंक्रीट की मोटी दीवार, चौथा मैं यहाँ बोल सकता हूँ परिरक्षक। चौथा क्या है, परिरक्षक। बेटा परिरक्षक नाम से डिफाइन हो रहा है कि इस अभिक्रिया में जब यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन होता है, कौन सी अभिक्रिया में, परमाणु की भट्टी के अंदर जब यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन होता है तो इस विखंडन के दौरान आपके पास में बहुत सारे यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन होगा, बहुत सारे यूरेनियम के नाभिकों का विखंडन होगा। उस वाली कंडीशन में वहां पर आपके पास बहुत सारे बेरियम, क्रिप्टॉन, जीनोन, स्ट्रोंशियम ये वाले पार्टिकल क्या होंगे, जनरेट होंगे। बहुत सारे न्यूट्रॉन जनरेट होंगे, और जब बहुत सारे न्यूट्रॉन जनरेट होंगे तो न्यूट्रॉनों के साथ में वहां बहुत सारी ऊष्मा जनरेट होगी। बहुत सारी ऊष्मा जनरेट होगी तो वहां बहुत सारी हानिकारक विकिरण उत्पन्न हो जाएंगी, बहुत सारी हानिकारक विकिरण उत्पन्न हो जाएंगी। इन विकिरणों से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ बहुत सारा यूरेनियम का विखंडन होगा, बहुत सारी ऊष्मा जनरेट होगी, बहुत सारी रेडिएशन जनरेट हो जाएंगी। इन रेडिएशन जो उत्पन्न हो रही हैं, इन रेडिएशनों से सुरक्षा करने के लिए, क्योंकि यहाँ आदमी काम कर रहे होंगे बाहर, सुरक्षा करने के लिए इसके चारों ओर कंक्रीट की मोटी दीवार लगा देते हैं। किसकी, कंक्रीट की मोटी दीवार। कंक्रीट की मोटी दीवार क्या करती है, परिरक्षक की भांति कार्य करती है। परिरक्षक की भांति का मतलब क्या हो गया, हमारी बॉडी का इसके अंदर उत्पन्न होने वाली हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, ये है ना। चलो ये क्या बीमारी है, ये टैंक।
ये टैंक बेटा आपका शीतलक की श्रेणी में आता है। क्या है? शीतलक है। शीतलक क्या है? देखो यार, जब यूरेनियम के नाभिक का विखंडन होगा, अपार मात्रा में यहाँ ऊष्मा मुक्त होगी। अब इस ऊष्मा का यूटिलाइज करना है, इस ऊष्मा को आपको यहाँ से बाहर निकालना है। तो ऊष्मा को यहाँ से बाहर निकालने के लिए आपके पास यहाँ एक टैंक होता है। टैंक में जल, पानी, हवा, गैसों का जो मिश्रण होता है, इस गैसों के मिश्रण को प्रोवाइड करा जाता है। ये गैसों का मिश्रण यूं जाता है, यहाँ के यूं जा रहा है। देखो जैसे परमाणु भट्टी के अंदर ये गैसों का मिश्रण पानी, हवा, पानी गया, तो ये पानी जैसे ही अंदर जाएगा तो उच्च ऊष्मा के कारण, किसके कारण? उच्च ऊष्मा के कारण भाप में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? भाप में। जो आपका ये पानी, ये मिश्रण जा रहा था, ये मिश्रण किस में कन्वर्ट हो गया? भाप में कन्वर्ट हो गया। और जैसे ही भाप में कन्वर्ट हुआ तो ये भाप यहाँ होगी, भाप या वाष्प। ये वाष्प पुनः यहाँ होते इस प्रकार आ जाती है। इस वाष्प का अपन यूज कहीं पर ले लेते हैं, किसी मोटर को चलाने में, कल कारखाने को चलाने में, टरबाइन को घुमाने में, कहीं पर भी यूज ले लेते हैं। या ऐसा है, भाप आ गई, इस भाप को पंखे के द्वारा, टरबाइन के द्वारा पुनः संपीड़ित करके द्रव बना लिया जाता है। इसका मतलब यहाँ से ऊष्मा कहाँ आ गई? यहाँ आई। इस ऊष्मा का अपन यूज कर लेते हैं। ये कौन हुआ आपके पास? शीतलक। शीतलक क्या बीमारी है? शीतलक के अंदर अपन क्या करते हैं? बहुत सारी गैसों का मिश्रण प्रोवाइड कराते हैं, और गैसों के मिश्रण के कारण जैसे ये गैसों का मिश्रण इस टैंक के अंदर प्रवेश करता है, तो यह गैसों का, पानी का, भापों का मिश्रण अंदर जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाता है? वाष्प में चेंज हो जाता है। और वाष्प क्या होती है आपके पास में? वाष्प पुनः इस भट्टी से बाहर निकल जाती है, और बाहर निकलने के पश्चात में क्या हो जाता है भाई? इसको टरबाइन के द्वारा पुनः ठंडा करके संपीड़ित कर लिया जाता है। इस प्रकार परमाणु भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न की जाती है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये ऊष्मा उत्पन्न करके हम यहाँ जो भी ऊष्मा आएगी, इस ऊष्मा को किसी भी कार्य में यूटिलाइज लेते हैं। यहाँ ऊष्मा को कार्य में यूज नहीं ले रहे हैं, यहाँ तो एक सिद्धांत बताया जा रहा है। अगर आप किसी मशीन को चलाते तो यहाँ मशीन में ले जाते, इस ऊष्मा को मशीन में चला रहे होते, ठीक, ऊष्मा के द्वारा कार्य कर रहे होते। बोलो कोई समस्या? इस प्रकार आपके पास कौन समाप्त होता है? परमाणु भट्टी समाप्त होती है। कौन समाप्त होता है बेटा? परमाणु भट्टी समाप्त होती है। बोलो कोई समस्या?